हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबका स्वागत अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की प्रमुख गद्य विधाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा जिसे हम आलोचना के नाम से जानते हैं। हिंदी आलोचना का एक सुदीर्घ सशक्त विकास है, परंपरा है। उद्भव और विकास की एक सशक्त परंपरा के परिप्रेक्ष्य में हम हिंदी आलोचना के प्रारंभिक 2 युगों पर आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, जिनको हम भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना और महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना के नाम से जानते हैं। आलोचना जैसा कि शब्द से ही, उसके व्युत्पत्ति परक अर्थ से ही विदित होता है कि रचना, रचनाकार, युग जिसकी वो रचना और रचनाकार हैं, उसकी सम्यक समीक्षा, उसका सम्यक मूल्यांकन, उसके पक्ष विपक्ष पर, इन सब पर गंभीरता से, गहनता से विचार करने की जो परंपरा है वो हिंदी आलोचना से जुड़ी हुई है। इसको हम शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना भी कहते हैं, जिसमें भारतेंदु और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना का समावेश किया जाता है। हिंदी आलोचना को जब विभक्त किया गया तो केंद्र में शुक्ल जी को यानी रामचंद्र शुक्ल को रखा गया, क्योंकि सुविधा की दृष्टि से इसी प्रकार से समस्त गद्य विधाओं का जब हमने उद्भव विकास देखा तो वर्गीकरण की सुविधा के लिए केंद्र में किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को रखते हुए हमने उसका विभाजन किया। जैसे नाटक में प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। ऐसे ही आलोचना में हमने रामचंद्र शुक्ल को केंद्र में रखा, क्योंकि हिंदी आलोचना के जो दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, व्यक्तित्व हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ऐसा माना भी जाता है। उन्होंने अपने तमाम आलोचनात्मक ग्रंथों के माध्यम से, संपादित ग्रंथों की भूमिकाओं के माध्यम से, साहित्य के इतिहास के माध्यम से, हिंदी साहित्य का इतिहास जो एक शब्दकोश की भूमिका के रूप में लिखा गया था, लेकिन बाद में स्वतंत्र रूप से वो इतिहास ग्रंथ के रूप में प्रकाश में आया, और बहुत सारे निबंधों के माध्यम से, चिंतामणि भाग 1, 2, 3, उन्होंने शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना को एक नई दिशा, एक नया आयाम दिया। इसलिए उनको आलोचना का युग पुरुष मानते हुए केंद्र में रखकर शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना, इस तरह की का विभाजन किया गया। तो शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना में हिंदी के आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता, प्रथम युग के नेतृत्व देने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके युग में आलोचना का उद्भव होता है, क्योंकि इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में आलोचना की वह परंपरा हिंदी में नहीं मिलती। केवल ब्रज भाषा में, रीतिकाल में कुछ टीकाओं के माध्यम से, टिप्पणियों के माध्यम से आलोचनात्मक बिंदु मिलते हैं, और कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ जो भारतेंदु युग और उनके पहले के समय में लिखे गए थे, वो इसी युग के अंतर्गत समाहित होते हैं। हिंदी आलोचना का विधिवत आरंभ हम भारतेंदु युग से ही मानते हैं, और भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी के आगमन से, उसके प्रयोग बाहुल्य से, उस युग में प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं से हम हिंदी आलोचना के आरंभ को देखते हैं। 1877 से 1910 इसके बीच का जो समय है, उसमें अनेक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं प्रकाश में आईं, जिसमें हिंदी प्रदीप सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रिका थी। उसने हिंदी में गंभीर आलोचना का शुभारंभ किया, एक तरह से बीज वपन किया।
भारतेंदु युग में 3 प्रकार की आलोचना देखने को मिलती है। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में लिखित सैद्धांतिक आलोचना, ब्रजभाषा और खड़ी बोली गद्य में लिखी गई टीकाओं के रूप में प्राप्त बृहत मात्रा में उपलब्ध आलोचना, और फिर इतिहास ग्रंथों में कवि परिचय के रूप में उपलब्ध आलोचना। ये 3 प्रकार की आलोचना हम भारतेंदु युग में देख पाते हैं। आलोचना शब्द वस्तुतः लोच धातु से बना, लुच धातु से, जिसका अर्थ है देखना। किसी कृति या वस्तु की सम्यक व्याख्या, उसका मूल्यांकन, उसकी समीक्षा, यह सब कुछ आलोचना के अंतर्गत समाहित है। भारतीय साहित्य में आलोचना की परिपाटी अत्यंत प्राचीन है। संस्कृत साहित्य में इसका चरम विकास हम देख सकते हैं। संस्कृत साहित्य में काव्य के विभिन्न अंगों और तत्वों का गहन विवेचन विश्लेषण हुआ है, जिनमें रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्तियां, काव्य गुण, काव्य दोष, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, रीति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत आदि, इन सब पर विस्तार से भेद, उपभेद, परिभाषा, परिव्याप्ति, लक्षण, उदाहरण, इन सब की विस्तार से चर्चा की एक सुदीर्घ परंपरा मिलती है। संस्कृत के आदि आचार्य भरत मुनि से लेकर और पंडित राज जगन्नाथ या उनके बाद भी अप्पय दीक्षित आदि, रामचंद्र गुणचंद्र आदि, इन सब शास्त्रीय विवेचना करने वाले आचार्यों के ग्रंथों में हम आलोचना के वो बीज, वो बिंदु देख सकते हैं। आधुनिक हिंदी समीक्षा की परंपरा उसी का रचनात्मक विकास भी है। संस्कृत काव्यशास्त्र में कविता और साहित्य को, क्योंकि प्रारंभ में नाट्यशास्त्र के माध्यम से भरत मुनि ने गद्य और पद्य के भेद को न मानते हुए जिन विचार बिंदुओं को उद्घाटित किया, उन्हीं के सतत विकास को हम आधुनिक हिंदी समीक्षा में, आधुनिक हिंदी आलोचना में देखते हैं। खड़ी बोली से पहले ब्रज और अवधी काव्य में भी समीक्षा आलोचना के तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। हिंदी आलोचना का शुभारंभ भक्तमाल से माना जाता है। भक्तिकालीन कवियों की काव्य पंक्तियों में भी अनेक स्थलों पर काव्य के लक्षण, काव्य का स्वरूप, इस पर चिंतन दिखाई देता है। चाहे वो तुलसीदास हों, चाहे वो केशवदास हों, या अन्य कवि आचार्य, रीतिमुक्त काव्य के कवि घनानंद आदि हों, लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मोरे कवित्व बनावत, इस तरह की पंक्तियों के माध्यम से भी भक्तिकाल और रीतिकाल के, मध्यकाल के कवियों ने अनेक काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप आदि प्रस्तुत किए। तुलसी ने तो स्पष्ट लिखा ही, भनति भदेत भदेश वस्तु भली बरणी, राम कथा जगमंगल करनी। तो राम कथा तो प्रतीक है। कोई भी कथा, कोई भी कहानी, कोई भी कविता हो, लोक मंगल तुलसी उसके प्रमुख उद्देश्य को स्थापित करते हैं, चर्चा करते हैं। कीरति भनति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहें हे तो होई। यह कहकर तो तुलसी गंगा से तुलना करते हुए साहित्य, काव्य आदि जो सर्वहित, लोकहित, जनहित, राष्ट्रहित, परहित, सबकी भावना को लेकर चलता है, बिना किसी भेद के, बिना किसी दूरस्थ भाव के। और कबीर ने तो स्पष्ट कहा ही, संतों ने विशेष रूप से, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। तो पांडित्य क्या है, कविता क्या है, साहित्य क्या है, उसके स्वरूप को प्रकारांतर से या प्रत्यक्ष रूप से इन कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से यथासंभव विवेचित करने, स्पष्ट करने का प्रयत्न तो किया ही है। इस काल की समीक्षा पर मध्यकालीन आलोचना का प्रभाव तो स्पष्ट है ही, किंतु आधुनिक युग के प्रेस युग का विकास, जो आधुनिक काल में
मुद्रण की कला प्रारंभ हुई, प्रेस का आगमन हुआ और हिंदी गद्य, खड़ी बोली गद्य का जो उद्भव और विकास हुआ, मध्यकालीन आलोचना के रूप स्वरूप में पाश्चात्य प्रणाली का भी सम्मिश्रण हुआ और समीक्षा आलोचना के नए प्रतिमान, नए मानक, नए मापदंड विकसित होते चले गए। भक्तिकालीन रचना भक्तमाल में समीक्षा का आधार धर्म और नैतिकता था, जबकि रीतिकाल तक आते आते वह रस, छंद, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति आदि में बदल गया। तो जहां कविता को, कवि को, साहित्य को, साहित्यकार को भक्तमाल के माध्यम से नैतिकता, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मानव मूल्य, धार्मिक मूल्य, इनके परिप्रेक्ष्य में देखने की वकालत की गई, वह रीतिकाल तक आते आते कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक में उसकी समीक्षा, उसकी आलोचना के जो मानक थे वो रस, छंद, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि आदि इस पर केंद्रित हो गए। रीतिकाल के प्रवर्तक कवि केशवदास ने तो लिखा ही है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। कविता क्या है, कविता के लक्षण क्या होते हैं, कविता में किन गुणों का समावेश होना चाहिए, किन गुणों के बिना कविता कविता नहीं रहती, ऐसे तमाम जो मानक उन्होंने स्थापित किए वो एक प्रकार की आलोचना दृष्टि के द्योतक हैं। रीतिकालीन समीक्षा सैद्धांतिक दृष्टि से भक्तिकाल की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध, समर्थ, सार्थक थी। हालांकि वह समीक्षा पद्धति भी संस्कृत साहित्य से ही आयात की गई थी। हम जानते हैं कि रीतिकाल के आचार्य कवियों ने जो शास्त्रीय ग्रंथ, निरूपण ग्रंथ लिखे, वो राजाज्ञा के अनुसार संस्कृत ग्रंथों को पढ़कर किसी सीमा तक उनका उल्था भी किया, उसमें नवीनता, मौलिकता लाते हुए शास्त्रीय ग्रंथों का सृजन किया। एक ही काव्यांग पर आधारित ग्रंथ और अनेक काव्यांगों पर आधारित ग्रंथ, इस तरह के बहुत सारे ग्रंथ हमें रीतिकाल में मिलते हैं, जिसके आधार पर हम रसवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य, ध्वनिवादी आचार्य, इस तरह की चर्चा भी करते हैं। तो यह तो स्पष्ट है कि रीतिकाल की समीक्षा भक्तिकाल की समीक्षा आलोचना की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध और समर्थ हो गई थी। संस्कृत काव्यशास्त्र के आधार पर प्रथम वर्ग के रीतिकालीन रीति कवियों और आचार्यों ने सभी विषयों के लक्षण ग्रंथ लिखे, जिनको सर्वांग निरूपक आचार्य के रूप में जाना गया। ऐसे आचार्यों में छंद, अलंकार, रस, नाटक, काव्यगुण, काव्यदोष, शब्द शक्ति आदि समस्त काव्यांगों के लक्षण उदाहरण देकर हिंदी का काव्यशास्त्र और समीक्षा शास्त्र खड़ा कर दिया, निर्मित किया। ये आचार्य सर्वांग निरूपक आचार्य थे, विविधांग निरूपक आचार्य थे और एकांग निरूपक आचार्य थे। जिन्होंने काव्य के सभी अंगों का निरूपण किया वो सर्वांग निरूपक आचार्य कहलाए। रस, छंद, अलंकार, काव्यगुण, काव्यदोष, शब्द शक्ति, नायक भेद, नायिका भेद आदि। जिन्होंने एकाधिक काव्यांगों का निरूपण किया, निरूपण यानी लक्षण और उदाहरण दिए, वो विविधांग निरूपक आचार्य कहलाए। और जिन्होंने केवल किसी एक काव्यांग का निरूपण किया, उसी पर ग्रंथ लिख दिया, लक्षण उदाहरण दिए, वो एकांग निरूपक आचार्य कहलाए। तो रीतिकाल में तीन प्रकार के आचार्य जो आलोचना, समीक्षा, शास्त्रीय विवेचन, निरूपण आदि के माध्यम से हिंदी आलोचना, आधुनिक हिंदी आलोचना की एक आधारशिला तैयार कर रहे थे। आज भी हम गद्य और पद्य की रचनाओं की समीक्षा करते हैं तो रीतिकाल के इन आचार्य कवियों द्वारा निर्धारित जो मानक हैं उनके आधार पर हम उसकी समीक्षा करते हैं। इन आचार्यों ने संस्कृत के अपनी सुविधा के अनुकूल संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन किया। जो कुछ जितना इनकी समझ में आया उसका विवेचन फिर ये ब्रजभाषा में अपने ग्रंथों में करते रहे और जो काव्यांग इनकी समझ से परे रह गए, बोधगम्यता नहीं हुई, उनको छोड़ दिया। इसलिए कहीं कहीं हम देख सकते हैं कि जहां उन्होंने उन विषयों पर भी लेखनी चलाने का प्रयत्न किया जो उनकी बोधगम्यता के नहीं थे, वहां कुछ कुछ भ्रामक स्थितियां भी पैदा हुई। किंतु अधिकांश आचार्य कवियों ने
अपने आचार्यत्व का परिचय देते हुए रीतिकाल में एक बृहत हिंदी के एक बृहत काव्यशास्त्र को स्थापित कर दिया। इस आचार्य कर्म का या निरूपण साहित्य का सृजन करने वालों में ज्वाला स्वरूप कृत रुद्र पिंगल 1869 में, उमराव सिंह कृत छंद महोदधि 1878 में, जगन्नाथ प्रसाद भानुकृत छंद प्रभाकर 1894 में, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत घनाक्षरी नियम रत्नाकर 1897 में, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हमें मिले जो पिंगल निरूपण, छंद निरूपण आदि के की विवेचना के लिए हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, उपलब्ध होते हैं। लच्छीराम कृत रावणेश्वर कल्पतरु 1892 और बिहारी लाल कृत अलंकारादर्श 1897 में मिलने वाले ऐसे ही ग्रंथ हैं। मुरारीदान कविराज कृत जसवंत जसोभूषण 1897 में अलंकार निरूपण का दुर्लभ ग्रंथ है, आज भी हम उस ग्रंथ को देख सकते हैं। कृष्णलाल कृत रस सिंधु विलास 1883 में लिखित, साहब प्रसाद सिंह कृत रस रहस्य 1887 में उपलब्ध, प्रताप नारायण सिंह कृत रस कुसुमाकर 1894 आदि में रस निरूपक ग्रंथों के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो जिस आचार्य की जिस काव्यांग में रुचि थी, अलंकार में तो अलंकार पर लिखा, छंद में तो छंद पर लिखा, रस में तो रस पर लिखा। इस तरह से ये एक परंपरा, सशक्त और सुदीर्घ परंपरा हमें प्राप्त हुई। जानकी प्रसाद कृत काव्य सुधाकर 1886 की रचना है, जिसमें काव्य के सभी अंगों का निरूपण किया, जिनको हमने सर्वांग निरूपक आचार्य के रूप में देखा। नाट्यशास्त्र संबंधी कुछ ग्रंथ हमें उपलब्ध हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नाटक 1883 है और यह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की विस्तृत विवेचना करने वाला दुर्लभ ग्रंथ है और साथ ही युगानुसार शास्त्रीय नियमों में छूट लेने की चर्चा भी करने वाला ग्रंथ है। रीतिकाल में तो अनेक आचार्य कवियों ने इस प्रकार के शास्त्र निरूपण वाले ग्रंथ लिखे थे। आधुनिक आलोचना का वास्तविक आरंभ तो गद्यकाल की ही देन है। इसलिए शास्त्र विवेचन के लिए आलोचना, समीक्षा की तर्कशीलता, इन सब का औचित्य हम अगर विचार करें तो वो हमें उतना दिखाई नहीं देता, क्योंकि तार्किकता उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था शासकों को, युगीन पाठकों को शास्त्रीय दृष्टि से ग्रंथों की आलोचना, रचनाकारों के प्रदेय की आलोचना, समीक्षा यह की जाए। परिणामतः गद्य लेखन से हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रारंभ हुआ, प्रकाशन हुआ और साथ साथ विचारात्मक साहित्य का लेखन प्रकाशन भी प्रारंभ हो गया। इन्हीं अनेक पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से हिंदी आलोचना का आविर्भाव हुआ और आलोचना की इस शुरुआत को हम भारतेंदु युगीन आलोचना या आरंभिक आलोचना के रूप में जानते हैं। भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना के बाद द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना का आगमन होता है और ये आलोचना का विकास युग है। यदि भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना को आरंभिक युग माने तो द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना को उसका विकास युग कहा जा सकता है। इन दो वर्गों में, इन दो युगों में हम हिंदी आलोचना के प्रारंभिक स्वरूप को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना का उत्कर्ष काल इसके बाद आता है और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना या समकालीन हिंदी आलोचना, जिसे अनेक वर्गों में बांटा गया है, वो शुक्ल जी के भी पश्चात हमें उपलब्ध होता है। आधुनिक काल के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी की प्रत्येक विधा को प्रारंभ करने, दिशा और गति देने का श्रेय तो मिलता ही है। कविता के साथ साथ ब्रजभाषा, खड़ी बोली में कविता, अपने मंडल के कवियों से कविता लिखवाने का प्रयास और फिर साथ साथ गद्य विधाओं में लेखन को प्रोत्साहित करना, मंडल के कवियों को, मंडल के लेखकों को अनुवाद, नाटक, कहानी, निबंध, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में लेखन की दिशा दिखाना, गति देना, ये भारतेंदु ने कर दिखाया था। समीक्षा आलोचना के शुभारंभ का श्रेय भारतेंदु को ही जाता है। भारतेंदु के दो प्रारंभिक निबंध इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज भी शोध करने वाले शिक्षक, शोधार्थी इन निबंधों को पढ़े बिना अपनी शोध की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। हिंदी कविता उनका एक निबंध है और नाटक उनका एक दूसरा निबंध है। हिंदी कविता
कविता की समीक्षा और आलोचना के मानक स्थापित करने वाला निबंध है, और हिंदी नाटक की सैद्धांतिकी की विवेचना करने वाला एक निबंध है। भारतेंदु युग में ब्रजभाषा में अनेक टीकाएं लिखी गई थीं। सरदार कवि विरचित कवि प्रिया टीका, रसिक प्रिया टीका, केशव की इन दोनों रचनाओं की टीकाएं जब लिखी गईं तो टीकाकार ने उसमें अपनी टिप्पणियों से अपनी आलोचना क्षमता का परिचय दिया। बिहारी सतसई की भी अनेक टीकाएं उस युग में लिखी गईं, जिसमें लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका टीका 1819 में प्रकाश में आई। कहने को ये टीकाएं केवल टीकाएं थी, किंतु आलोचना के तत्व इनमें विधिवत विद्यमान थे। ऐतिहासिक ग्रंथों में शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज जब 1878 में इतिहास ग्रंथ के रूप में प्रकाश में आया तो उसमें भी आलोचना के बीज हमें दिखाई दिए। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान सन 1889 में प्रकाश में आया, और उसमें भी आलोचनात्मक दृष्टि विशेष रूप से उपलब्ध हुई। भारतेंदु युग में ही बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और बालमुकुंद गुप्त ने अनुदित कृतियों की भूमिकाओं में भी आलोचना के बिंदुओं को प्रस्तुत किया। अनुवाद की कला, अनुवाद की तकनीक, अनुवाद की उपादेयता, अनुवाद की प्रविधि और प्रक्रिया, अनुवाद के उद्देश्य आदि, इन पर भी चर्चा की। भारतेंदु युग में स्वतंत्र रूप से कोई गंभीर आलोचना तो नहीं मिलती, जो भी मिलती है वो पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों की भूमिकाओं में, संपादित ग्रंथों में, उन सब में आलोचना का सूत्रपात इस युग में मिलता है। भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं में राष्ट्रहित, समाज कल्याण, इन सब को केंद्र में रखकर पुस्तकों की समीक्षाएं भी प्रकाशित हुई, और आलोचना के बीज या बिंदु वहीं से हमें उपलब्ध हुए। प्रभुदयाल पांडे ने सन 1896 में बिहारी सतसई की टीका खड़ी बोली गद्य में लिख डाली। हिंदी साहित्य के दोनों इतिहास लेखक जो इस युग में विद्यमान हैं, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन, उनके अनेक ग्रंथों में आलोचना की कई प्रौढ़ दृष्टियां भी हमें प्राप्त होती हैं। बालकृष्ण भट्ट ने नीलदेवी नाटक की समीक्षा की थी और इसे तत्कालीन उत्कृष्ट आलोचना के रूप में देखा भी गया, उसका स्वागत किया गया। और इसके बाद तो भट्ट जी ने परीक्षा गुरु, संयोगिता, स्वयंवर, एकांतवासी योगी, इन सब की समीक्षा प्रारंभ की, और धीरे धीरे भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना, समीक्षा सभी ने चलना सीख लिया। उस युग के लेखकों, आलोचकों, समीक्षकों ने हिंदी आलोचना को गति प्रदान की, सूक्ष्म काव्य सौंदर्य के विधायक तत्वों को स्थापित किया, और धीरे धीरे इन रचनाकारों और समीक्षकों ने उन समीक्षात्मक तत्वों को जानने, समझने या बताने का या उसका बोध कराने का प्रयास भी विधिवत किया। वे तो जीवन मूल्यों को रचनाओं के सौंदर्य तत्व से जोड़कर व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि प्रारंभिक युग होने के कारण उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली। मित्रों, कह सकते हैं कि भारतेंदु युग हिंदी आलोचना का वो पहला युग है जहां आलोचना का जन्म हुआ, जहां आलोचना ने अभी चलना प्रारंभ किया, और एक तरह से भारतेंदु युग के रचनाकारों ने, उनके मंडल के लेखकों ने हिंदी आलोचना की एक मजबूत आधारशिला बनाने में रचनात्मक भूमिका निभाई, जिसका विकास हम महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में विधिवत देख सकते हैं। तो इस विषय को यहीं विराम देते हुए पुनः आगे आपके सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।